नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बैकफुट पर आए चुनाव आयोग की, इंडिया गठबंधन की मजबूती की। देखेंगे बीजेपी और नीतीश के लिए कैसे बड़ी चुनौती बने चिराग पासवान, कैसे नितिन गडकरी ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। जानेंगे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों भारत में बंद हुआ रॉयटर्स का अकाउंट। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने पहुंचे 40 इंजीनियर, टीम तय करेगी विमान की रिपेयरिंग यहीं होगी या नहीं। 23 दिन पहले हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को मोहाली कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 18 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता, पुरानी कारों पर प्रतिबंध के खिलाफ पुनर्विचार याचिका करेंगी दायर। सीएम ने कहा दिल्ली सरकार जनता की परेशानी को मजबूती से रखेगी। सांसद खंडेलवाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, नई दिल्ली स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया जाए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ था। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग लिस्ट का पुनरीक्षण का काम शुरू भी कर दिया गया था, और इसके लिए जो नियम बनाए गए थे उस पर विपक्ष चिंता में डूब गया, क्योंकि लोगों से भारत की नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा था। विपक्ष ने चुनाव आयोग के नियम पर सवाल उठाए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि वो फैसला वापस नहीं लेंगे। पर जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया है। वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट देने की बाध्यता नहीं रह गई है। सिर्फ फॉर्म भरकर ही उसे जमा कराया जा सकता है, और फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है तो बीएलओ को अपने घर भी बुलाया जा सकता है। दरअसल बिहार में वोटिंग लिस्ट में सुधार के नाम पर चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान शुरू किया गया था। वोटिंग लिस्ट में शामिल लोगों और जो नए वोटर बनने के योग्य हैं, उन सभी से जन्म का प्रमाण देने को कहा गया था। विपक्ष की तरफ से इसे चोरी छिपे देश में एनआरसी थोपने की कोशिश बताया जा रहा था। इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग भी पहुंचे थे और चुनाव आयोग के कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आनन फानन में इस तरह की कोशिश से बिहार में 2 करोड़ लोगों का वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। एनडीए के अंदर भी चुनाव आयोग की कोशिशों पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस बीच खबर आती है कि एडीआर ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, और उसके बाद सुबह जब बिहार के लोगों के घर में अखबार पहुंचता है तो वो हैरान रह जाते हैं। अखबार में पूरे पेज का एक ऐड छपा हुआ था जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेजों और फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें, और दूसरा, अगर आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करवा दें। गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, इसके लिए QR कोड जारी किया गया है, यानी जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसे ऑनलाइन ही जमा कराया जा सकता है, जबकि पहले इसे बूथ पर जमा कराने के निर्देश थे। यानी चुनाव आयोग की तरफ से अपने पहले के फैसले से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट को ही माना जा रहा है, क्योंकि यह तय माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर देगा। चुनाव आयोग पलटी मार गया है, जिसके चलते बिहार में एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही सरकार भी पलट सकती है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें महागठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन मीडिया और सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएं एक दल के समर्थन में दिख रही है, जिसे लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तो राहुल गांधी ने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में कारोबारी गोपाल खेमका की जान लिए जाने का मामला काफी गर्मा गया है, तो वहीं राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना को लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया के एक बड़े तबके को निशाने पर लिया है। तेजस्वी का कहना है कि मीडिया के एक धड़े में हिम्मत नहीं है कि वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली गोपाल खेमका की खबर को फ्रंट पेज पर छाप सके। खुल के कहना चाहते कुछ ऐसे अखबार है, विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके।
वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरने का काम किया। राहुल ने लिखा कि पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम जान लेने के मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और जान लेने के मामले के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। दरअसल 4 जून की रात गांधी मैदान इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोपाल खेमका की जान ले ली थी। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद भले ही औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की और जांच तेज करने के निर्देश दिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम बिहार में बढ़ते अपराध को रोक पाएंगे या इस तरह की घटनाएं आगे भी सामने आती रहेंगी। तेजस्वी और राहुल के वार से बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। एनडीए मुश्किल में दिख रहा है और उसकी परेशानी एनडीए के दल ही बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान की छपरा में रैली हुई और इस रैली में चिराग पासवान ने जो बयान दिया उसने बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही चिंता में डाल दिया है। तो क्या कुछ कहा है चिराग ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूछा जाता है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा कि नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ ही चिराग ने जोश भरे अंदाज में कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा। इसके साथ ही चिराग ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें बिहार आने से रोकने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान किसी से डरने वाला नहीं है। उनके इस बयान ने गठबंधन के भीतर मतभेद की अटकलों को हवा दी है। हाल ही के दिनों में चिराग बिहार में लगातार सक्रिय हैं। नालंदा में उनकी भव्य रैली के बाद अब छपरा में विशाल जनसभा ने उनके समर्थकों में जोश भरा। चिराग के तेवर और बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी माहौल गर्मा गया है। क्या चिराग की ये रणनीति नीतीश कुमार के लिए चुनौती बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चिराग ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, जिसने एनडीए कैंप में संकट का अलार्म बजा दिया है। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या कहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वो अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। जो सरकार का विरोध करता है उसके पीछे ईडी और आईटी लगा दी जाती है। सरकार की नीतियों के चलते गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्हें सिर्फ फ्री का अनाज देकर अपने पाले में रखने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसके चलते देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और सारा धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। नितिन गडकरी का ये बयान मोदी सरकार के हवाई दावों की पोल खोल रहा है। ये देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की कहानी बता रहा है, जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहा है। नितिन गडकरी ने कहा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। गडकरी के बयान से साफ है कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथों में जा रही है। आज देश के हालात ऐसे हैं कि देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है। वहीं देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर हैं। साफ है, ये आंकड़े मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। गडकरी ने अमीरी गरीबी के नाम पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बड़े सवाल उठा दिए हैं। केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। वैसे इस पर चंद्रचूड़ का भी बयान सामने आ गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से उनका सरकारी आवास खाली करने को कहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि सरकार पूर्व सीजेआई से उनका पुराना आवास यानी बंगला नंबर 5 कृष्ण मेनन मार्ग नई दिल्ली को खाली करने को कहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ही बंगले उपलब्ध नहीं है।
4 जजों को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिल पाया है, इसलिए जरूरी है कि जो लोग सरकारी बंगले में रहने के योग्य नहीं हैं, उनसे बंगले खाली कराए जाएं। मंत्रालय के सचिव को लिखे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बिना किसी देरी के जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बंगला नंबर 5 कृष्ण मेनन मार्ग का कब्जा ले लें, क्योंकि न केवल इसे रखने के लिए दी गई अनुमति 31 मई 2025 को खत्म हो चुकी है, बल्कि 2022 नियमों के नियम 3B में प्रदान की गई 6 महीने की अवधि भी 10 मई 2025 को समाप्त हो गई है। अब एक बात साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ को टाइप 8 का बंगला खाली करना होगा। इसके बाद उन्हें टाइप 7 का बंगला भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह बंगला रिटायर CJI को सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिलता है और वो समय भी पूरा हो चुका है। अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है कि चंद्रचूड़ को नया बंगला मिलता है या फिर उन्हें निजी आवास में शिफ्ट होना पड़ेगा। चंद्रचूड़ को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना ही होगा। ऐसे में मोदी सरकार पर सभी की नजरें हैं कि क्या वो पूर्व CJI को कोई बड़ा पद सौंपने की तैयारी में है। वैसे इस समय सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई 12 जून के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में दिखाई दिए। खामेनेई के सामने आने के बाद एक बार फिर ईरान और इजरायल के बीच बड़ी जंग के संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजरायल की जंग खत्म होने के लगभग 12 दिन बाद आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने गुप्त स्थान से निकलकर बाहर आ गए हैं। लेकिन अचानक से उनका ये बाहर आना चर्चा का विषय बन गया है। जिस तरह से सीजफायर के बावजूद खामेनेई की सुरक्षा पर ईरान का खास ध्यान रहा। उनका कहना था कि इजरायल पर उन्हें भरोसा नहीं है, सीजफायर कभी भी टूट सकता है। ऐसे में खामेनेई कहां थे ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। और अब जब एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खामेनेई अचानक से ईरानी जनता के सामने आ गए। वैसे तो ईरान के सरकारी टीवी ने खामेनेई का जो फुटेज प्रसारित किया है, उसमें वो मुहर्रम के मातम जुलूस में शामिल होते नजर आए। लेकिन ये माना जा रहा है कि खामेनेई की ये सार्वजनिक उपस्थिति इजरायल को साफ संदेश है कि ईरान किसी के भी आगे न झुका है न झुकेगा। दरअसल नेतन्याहू के इस अमेरिका दौरे को लेकर कयास है कि व्हाइट हाउस में गजा युद्ध विराम के नाम पर ईरान पर हमले की नई रणनीति बनाई जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि ये सीजफायर अमेरिका ने इसीलिए करवाया ताकि इजरायल को वक्त मिल जाए ईरान के हमलों से हुई तबाही से निपटने का। और इस दौरान अमेरिका की तरफ से इजरायल को हथियारों की सप्लाई भी बढ़ा दी गई। और क्योंकि पिछली जंग में इजरायल और अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने में कोई सफलता नहीं मिली, ऐसे में अब नेतन्याहू ईरान पर हमला करने का प्लान बना चुके हैं और इस बार वो अमेरिका को इसमें पहले ही शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए व्हाइट हाउस में चर्चा होगी। लेकिन ईरान के तेवरों से साफ है कि वो भी इजरायल और अमेरिका को कड़ा जवाब देने को तैयार है। और बुलेटिन के आखिर में बात रॉयटर्स पर एक्स के एक्शन की। तो सोशल मीडिया एक्स की तरफ से रॉयटर्स इंडिया पर कार्रवाई की गई है। रॉयटर्स का एक्स हैंडल इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि सब कुछ मोदी सरकार के आदेश पर हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट भारत में अचानक बंद हो गया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर रॉयटर्स के पेज पर एक नोटिस दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है रॉयटर्स हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड, यानी रॉयटर्स को भारत में कानूनी मांग के जवाब में रोक दिया गया है। इस घटना ने सोशल मीडिया और न्यूज जगत में हलचल मचा दी। हालांकि सरकार के सूत्रों ने इस मामले में किसी नई कानूनी मांग से इनकार किया है। सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई पुराने आदेश से जुड़ी हो सकती है जो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी की गई थी। उस वक्त सैकड़ों अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई थी, जिसमें रॉयटर्स का अकाउंट भी शामिल था, लेकिन तब रॉयटर्स का अकाउंट बंद नहीं हुआ था। अब एलन मस्क के मालिकाना हक वाले एक्स ने उस पुराने आदेश पर कार्रवाई करते हुए रॉयटर्स के अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने इसे एक्स की ओर से गलती करार दिया है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 7 मई को जारी आदेश पर उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब एक्स ने उस आदेश को लागू किया है जो गलत है। सरकार ने एक्स से इस कदम की सफाई मांगी है और रॉयटर्स के अकाउंट से प्रतिबंध हटाने को कहा है। ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि रॉयटर्स एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है और इसका अकाउंट बंद होना कई सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और एक्स के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि एक्स इस मुद्दे पर क्या जवाब देता है और रॉयटर्स का अकाउंट कब बहाल होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।